हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत 10वीं कक्षा के चैप्टर 4 का पोषण चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आंसर हमने आपको लिखवाया है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको समझिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है कि शारीरिक तंतुओं का निर्माण कौन सा पोषक करता है। तो प्रोटीन ऐसा तत्व है जो शारीरिक तंतुओं का निर्माण करता है। यदि हमारे शरीर में कोई टूट फूट होती है या कोई कोशिका मर जाती है तो उसका निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। रोग निरोधक यानी कि रोग मारने की शक्ति, रोग से लड़ने की शक्ति किस विटामिन से प्राप्त होती है? तो रोग से लड़ने की शक्ति विटामिन सी से प्राप्त होती है। विटामिन ए हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है? तो विटामिन ए हमारे शरीर में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह रतौंधी, त्वचा रोग, बहरेपन, क्षय रोग जिसको हम टीबी भी कहते हैं, निमोनिया आदि रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो हमारे शरीर के लिए विटामिन ए क्या है? अति आवश्यक है। पोषण को परिभाषित कीजिए। पोषण क्या है? शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए आहार में विद्यमान पोषक तत्वों को आत्मसात होने का परिणाम ही क्या है? पोषण कहलाता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद वो अवशोषित हो जाता है। आत्मसात यानी कि हमारा शरीर उस भोजन के पोषण को आत्मसात कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है। व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है और पचने के बाद जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित यानी कि सोख लिया जाता है। जब सोख लिया जाता है तो वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए आहार में जो विद्यमान जो उपस्थित पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को जब हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 3 प्रकार के होते हैं। शरीर वर्धन यानी शरीर का वृद्धि करने वाला पोषण, दूसरा है ऊर्जा और उष्मा उत्पादन करने वाला पोषण यानी कि ऊर्जा, शरीर को शक्ति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, और शरीर को उष्मा यानी कि गर्मी प्रदान करने वाला पोषण। रक्षक एवं स्वास्थ्यदायक पोषण एक होता है रक्षा करने वाला पोषक तत्व और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाला पोषक तत्व। आगे है भोजन में पोषक तत्व की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। भोजन में यदि पोषक तत्व की कमी हो गई तो कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि एनीमिया, रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बच्चे की, विटामिन डी की कमी से होता है ये। चर्म रोग, फेफड़े आदि का क्या होता है? रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो अभी तक लगभग विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ हैं ए, बी, सी, डी, ई और के और पी। तो इसमें विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ा फूल जाता है, उसमें से मवाद आने लगता है। इसके अलावा रक्त शुद्ध नहीं होता है। विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? सवाल में पूछ रहा है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी दांत मसूड़ों में होता है। ठीक है। इसके अलावा रक्त शुद्ध नहीं हो पाता है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, जिसके कारण आमाशय जो आपका पेट है वो रोगग्रस्त हो जाता है, यानी कि रोगी हो जाता है। शरीर में क्षय रोग यानी कि टीबी का होने का और टाइफाइड, निमोनिया आदि रोग होने की संभावना यानी कि उसके होने की संभावना क्या है? बढ़ जाती है। विटामिन सी आपके भोजन में नहीं है तो कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। आपका पाचन खराब हो सकता है, निमोनिया, टीबी, टाइफाइड आदि रोग भी होने का डर रहता है। आगे है विटामिन बी तथा विटामिन B1 तथा विटामिन B2 की कमी के प्रभावों का वर्णन करें। जब विटामिन बी आपके शरीर में विटामिन बी और विटामिन 2 नहीं रहेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पर? जब विटामिन B1 जिसको हम थायमिन भी कहते हैं, तो इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में थकान होगा और हमारे जो मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर का वो ठीक से काम नहीं करेगा और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग
हो जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है, ओठ के किनारों पर फटने लगते हैं। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है और उसके ओठ के किनारे जो हैं फटने लगते हैं। पोषण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। पोषण का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा। तो पोषण का अर्थ है कि हम जो भी भोज्य सामग्री आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनको हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है। तो आहार से पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए शरीर को एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके बाद वो हमारे आमाशय में जाता है, फिर वो छोटी आंत में जाता है जहाँ पर उसका पूर्ण पाचन होता है, वहाँ पर अवशोषण होता है। जब अवशोषण होता है तब जाके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वो अवस्था क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है। तो हम जो भी भोज्य सामग्री आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो उनमें जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं हमारा शरीर क्या करता है? उसे अवशोषित कर लेता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अब पोषण की परिभाषा क्या है? तो व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए आहार में जो पोषक तत्व विद्यमान होते हैं उनको आत्मसात होने का परिणाम ही क्या कहलाता है? भोजन पोषण कहलाता है। यानी कि जो हम भोजन ग्रहण किए उसको हमारे शरीर ने अवशोषित कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, तो वो क्या है? पोषण कहलाता है। पोषण की परिभाषा है। भोजन को पोषक तत्व के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी कि भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो उसको 3 वर्ग में बांटा जा सकता है। एक होता है शरीर का वृद्धि करने वाला तत्व। शरीर का वृद्धि करने वाला तत्व कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, शरीर का वृद्धि होता है। तो प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में सहायक तत्व है, जो हमें मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा आदि से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है प्रोटीन? मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा, सोयाबीन इत्यादि से प्राप्त होता है। अगला है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ये शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं? अनाज से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, सभी प्रकार के अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और जितने भी प्रकार के वसा हैं जैसे कि घी, तेल इत्यादि, इससे क्या मिलेगा? ऊष्मा हमको मिलेगा शरीर को। और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व, तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व कौन से हैं? शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व हैं विटामिन एंड खनिज लवण, जैसे A, B, C, D, E, K, P इत्यादि क्या है? विटामिन है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। खनिज लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें क्या है? खनिज हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। अब आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भोजन को पकाने, संरक्षण करने आदि से होने वाली पोषक तत्वों में कमी का वर्णन करें। जब हम भोजन को पकाते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, भोजन पकाकर संरक्षित करते हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व नष्ट हो जाता है उसका वर्णन करने के लिए बोलें कि जब भोजन पकाते हैं तो उनमें जो पोषकता की कमी आती है उसका वर्णन करें। अर्थात भोजन को पकाने से तथा उनका संरक्षण करने से भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कैसे? तो भोजन को पकाने से पोषक तत्वों की कमी, तो भोजन पकाते समय यदि सावधानी न बरती जाए तो भोजन के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। जैसे यदि हम सब्जियों को पकाने के लिए उसे काट कर धोते हैं तो उनमें उपस्थित विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलकर निकल जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? B और C। तो B और C क्या होता है? जल में घुल जाता है और विटामिन जो है बाहर चला जाता है। और खनिज लवण की जो कैल्शियम वगैरह की मात्रा होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन वगैरह की मात्रा होती है, वो भी निकल जाती है। इसके अलावा यदि सब्जी को तेज आंच पर पका दिया जाए तो भी उसका पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब हम आटे को रोटी बनाने के लिए आटे को छान कर प्रयोग में लाते हैं तो आटे में उपस्थित रुक्षांश यानी कि जो रफेज होता है, यानी कि जो रेशा होता है जो हमारे पेट को साफ करता है, और विटामिन B की कुछ मात्रा क्या होती है? नष्ट हो जाती है।
तो जब हम किसी भोज्य पदार्थ को अधिक तेल में ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो भोजन में उपस्थित विटामिन ए, डी, ई, के की भी थोड़ी मात्रा कम हो जाती है। साथ ही भोजन पकाते समय हाथों, बर्तनों आदि की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी भोजन पकाने पर उनका पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। अब जब भोजन को हम संरक्षण करेंगे तो उसके पोषक तत्व में, जैसे भोजन को संरक्षण करने का क्या मतलब है कि अभी जो इस मौसम में मिल रहा है तो हम चाहते हैं कि इस मौसम में जो मिल रहा है जब अगले मौसम में नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी मौसम में गोभी मिल रहा है तो कुछ दिन के बाद गोभी नहीं मिलेगा तो उसको हम क्या करते हैं, सुखा करके रख लेते हैं। मटर, धनिया सुखा करके लेते हैं। जो फल वगैरह होता है उसको जैम, जेली, अचार, मुरब्बा आदि बनाकर उसको संरक्षित करते हैं। तो इससे थोड़ा पोषक तो क्या होता है, हानि हो जाती है ना। जैसे कि उसमें विभिन्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए किसी पदार्थ को जब हम बना करके उसको सुरक्षित रखेंगे 6 महीना, 10 महीना, 8 महीना के लिए, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट इत्यादि डाले जाते हैं, जिससे उसको पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। तो किसी भी पदार्थ को संरक्षित करने के लिए विभिन्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अचार को संरक्षित करने के लिए उसमें नमक, तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। फल को संरक्षित करने के लिए उनका जैम, जेली आदि बनाया जाता है, जिसमें सोडियम बेंजोएट आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इन वस्तुओं के संरक्षण का समय खत्म हो जाता है तो उनके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। जब मान लें उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया तो वो क्या होता है, उसके पोषक तत्व में कमी आ जाएगी, उसको फफूंदी वगैरह लग जाता है, वो क्या होता है, सड़ने लगता है। अर्थात किसी भी वस्तु का एक्सपायरी डेट निकल गया तो वह वस्तु खाने योग्य नहीं रहती है। दूसरा है विटामिन ए और डी शरीर को स्वस्थ रखने में किस प्रकार सहायक है। तो विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए शरीर की वृद्धि करता है, नेत्रों के स्वास्थ्य को सही रखता है, पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाए रखता है, घाव को जल्दी से भरने के लिए जरूरी है विटामिन ए, अस्थियों और दांतों के विकास के लिए भी और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी सहायक होता है। इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण रतौंधी, निमोनिया, क्षय रोग इत्यादि हो जाता है। विटामिन डी हड्डियों के मजबूती एवं वृद्धि के लिए, दांतों की मजबूती के लिए, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में ऑस्टोमेलेशिया नामक हड्डी रोग हो जाता है और गर्भवती महिला को गर्भपात होने का भी डर रहता है। इस प्रकार विटामिन ए और डी शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन से हमें क्या लाभ है, इसकी प्राप्ति के साधन और कमी से होने वाले रोगों का वर्णन करें। यानी कि प्रोटीन से हमें क्या लाभ है और इसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं और इनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो प्रोटीन से हमने निम्नलिखित लाभ है। यह हमारे शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह हमारे शरीर में हार्मोन्स तथा एंजाइम का निर्माण करता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होता है तो हार्मोन्स और एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, जिससे हमारे शरीर का विकास नहीं होता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। प्रोटीन प्राप्ति के साधन। प्रोटीन प्राप्ति के 2 साधन हैं। एक पशु द्वारा प्राप्त। तो पशु द्वारा कौन से प्रोटीन प्राप्त होते हैं, दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा इत्यादि पशु द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। वनस्पति द्वारा प्रोटीन कौन से प्राप्त किए जाते हैं, सभी प्रकार के दाल, सोयाबीन, वनस्पति प्रोटीन के साधन है। ठीक है। और प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो बच्चों के में वृद्धि रुक जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, यकृत यानी कि उसका लीवर बढ़ जाता है। अब बच्चे क्वाशियोरकर तथा सूखा रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। सूखा रोग में क्या होता है, लीवर बढ़ने के कारण पेट गोल हो जाता है, मुख चंद्रमा की तरह गोल हो जाता है और हाथ पैर एकदम सूख जाते हैं। ठीक है। आगे है विटामिन का वर्गीकरण कीजिए तथा विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियों का वर्णन कीजिए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन करना है। तो विटामिन 7 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और
पी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी के अभाव में बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिससे पैर, कमर तथा रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अस्थियां मांस छोड़ देती हैं। अस्थियां कमजोर हो जाती है। अस्थि मतलब हड्डी कमजोर हो जाती है। सांस संबंधी रोग भी हो जाते हैं। इसकी कमी से स्त्रियों में मृदुला अस्थि यानी कि ऑस्टियोमलेसिया यानी कि जो हड्डियां होती है वो मुलायम हो जाती है और थोड़ा सा भी चोट लगने पर टूट जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है। कमर, जांग और रीढ़ की हड्डी में भी पीड़ा होती है। गर्भपात होने का भी भय रहता है स्त्रियों में। विटामिन के प्रकार एवं कार्यों का उल्लेख करें। विटामिन के प्रकार और उनके कार्य। विटामिन ए शरीर की वृद्धि, नेत्रों के स्वास्थ्य, श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र को मजबूत तथा अस्थियों, दांतों के विकास तथा त्वचा के स्वस्थ रखने में विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन बी, थायमीन, बायोटीन, ये सारे विटामिन बी के प्रकार हैं। थायमीन विटामिन B1 को कहा जाता है। बायोटीन विटामिन B10 को कहा जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को, फोलिक एसिड विटामिन B12 को, निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 को, नियासिन विटामिन B5 को। ठीक है, तो ये सब क्या है, विटामिन बी के प्रकार हैं। ये सभी शरीर में ऊर्जादायक पदार्थों को आत्मसात करने में सहायता करते हैं। जो भी हम लोग पोषक तत्व लेते हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको ग्रहण करने में, अवशोषित करने में सहायता करते हैं। जैसे कि विटामिन सी यदि हमारे शरीर में नहीं होगा तो आयरन का अवशोषण नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा तो बिना कैल्शियम के फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा। विटामिन डी, अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार पोषक तत्वों को आत्मसात करने में, उसको अवशोषित करने में विटामिन सहायक होते हैं। यह विटामिन पाचन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रक्त तथा शरीर वृद्धि के लिए तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। बेरी पेलाग्रा रोगों से भी रक्षा करता है। बायोटीन चर्म रोग से बचाता है। जो बायोटीन विटामिन 10 है, विटामिन B10 है, वो चर्म रोग से बचाता है। विटामिन B1 थायमीन जो बेरी रोग से बचाता है। पेलाग्रा विटामिन B5 नियासिन जो पेलाग्रा रोग से बचाता है। ठीक है, विटामिन सी यह स्कर्वी रोग भोजन स्कर्वी रोग से बचाता है। साथ ही हड्डियों की मजबूती, रक्त की शुद्धि, अमाशय को रोग मुक्त रखने तथा संक्रामक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों, दांतों की मजबूती एवं वृद्धि करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के आत्मीकरण यानी कि अवशोषण करने में तथा संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करता है। और विटामिन के जरूरी है। विटामिन ई प्रजनन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई अति आवश्यक है। और विटामिन के रक्त स्राव यानी कटने पर जब रक्त बहने लगता है तो उसको रोकने के लिए विटामिन के जरूरी है। विटामिन पी जो है रक्त कोशिकाओं की पारगम्यता यानी कि जो आने जाने की क्रिया होती है उसको बढ़ाने के लिए विटामिन अनिवार्य है। तो पार्ट 4 का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ।